हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचपी टीचिंग ट्रैक। मैं एचपी सर, होस्ट ऑफ द चैनल, और हमने साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो आज हम उस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसका पहला लेक्चर लिया था, लेकिन उसमें लास्ट में कुछ क्लास में नेटवर्क इशू हो गया था। लाइव क्लास ली थी हमने, तो बाकी ऑलमोस्ट टॉपिक हमने पढ़ा दिया। अब उसको हम रिवाइज करा देते हैं और आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पिछला रिवीजन भी करेंगे और अगला आगे भी बढ़ाएंगे। तो तेजी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने अभी तक पहला चैप्टर नहीं देखा है वो पहला चैप्टर जरूर देखें, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ, प्लेलिस्ट में जाके साइंस 01 नाम से प्लेलिस्ट होगी आपकी, पहला चैप्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो देखिए, हमारा पहली जो पेज था, आपको जो पहला पेज बनाना है सिलेबस का बनाएंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना था? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर का, और इंट्रोडक्शन के बाद हमें पढ़ना अम्ल, क्षार और लवण। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल में एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने एसिड्स के बारे में जाना था, एसिड क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज यानी कि गुण क्या होते हैं। गुण भी पढ़े थे हमने, भौतिक गुण। ठीक है, और आज हम उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है वो रासायनिक गुण की है खास करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम आगे। सबसे पहले हमने अम्लों का इंट्रोडक्शन बता दिया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है आपका, अम्ल, क्षार और लवण। चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसी तरीके से क्षार के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अम्ल के बारे में पढ़ लिया तो क्षार आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अम्ल की जो डेफिनेशन है, क्षार की डेफिनेशन हम स्वाद के बेस पर दे सकते हैं। स्वाद खट्टा होना चाहिए अम्लों का। अम्ल ऐसे केमिकल या ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को क्या कर देंगे, लाल। और आर्हेनियस के अनुसार ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये तीन बातें आप डेफिनेशन में ऐड करेंगे और आपकी बात जो है पूरी हो जाएगी। चलिए, ये आ चुका आपका पहला पेज। नोट्स बनाना यहाँ से शुरू कर देना। सबसे पहले अम्ल हेडिंग डालेंगे और अम्ल की डेफिनेशन लिख देंगे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नोट में लिख देंगे। ये लैटिन भाषा का एक शब्द होता है एसिडस, उससे निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी हमने, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, पीएच मान इनका 7 से कम होता है और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, कोरोसिव यानी कि संक्षारक, यानी कि त्वचा को जलाने वाले। फिर हमने पढ़े थे एसिड के प्रकार और उदाहरण। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक या कार्बनिक लवण। प्राकृतिक या कार्बनिक लवण कहेंगे, और दूसरा होता है खनिज या अकार्बनिक। ये कमजोर एसिड होते हैं जो हमें पेड़ पौधों और खाने पीने की वस्तुओं से मिलते हैं। इन्हें खाने से शरीर को नुकसान नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये थोड़ा आर्टिफिशियल टाइप के होते हैं, लैब में तैयार किए जाते हैं, और कार्बनिक नहीं होते क्योंकि इसमें कार्बन आपको देखने नहीं मिलेगा। ये अम्लों के नाम है, कार्बनिक वालों के, और इनके एग्जाम्पल भी कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको ये। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में बताए थे, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप खुद से ही पढ़ लें। फिर ये आपके आ गए, ये वाले यूज किए जाते हैं केमिकल रिएक्शन में ज्यादा। HCl ये हमारे आमाशय यानी स्टमक में बनते हैं। पेट, ये क्या किसका डायग्राम है आपका, पेट का। सल्फ्यूरिक एसिड ये बैटरियों में होता है हमारे घर में। नाइट्रिक एसिड खाद वगैरह में, फर्टिलाइजर्स में या विस्फोटक पदार्थों में देखने को मिलता है। चलिए, अम्लों के प्रकार हमने दो तरीके से बताए थे, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं और ये होते हैं प्रबल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अम्लों के प्रकार दो और भी होते हैं। ये किस आधार पर है, पहले हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर दो थे, कार्बनिक और अकार्बनिक। वियोजन के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। वही है ये, लेकिन थोड़ा डेफिनेशन कहने का तरीका आ जाएगा। दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं या वियोजित नहीं होते हैं, वो दुर्बल होते हैं। और प्रबल अम्ल कौन है, जो आसानी से घुल जाएंगे, आसानी से आयनों में टूट जाएंगे। अब नाम से ऐसा लगता है कि प्रबल है तो आसानी से नहीं टूटेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। प्रबल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो इजीली जो है पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि आयनों में टूट जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा HCl है, तो इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यानी आयनों में टूट जाएगा, घुल जाएगा। कहने का मतलब ये अपने शब्दों में अगर हम कहें तो। ठीक है, तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आप ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं। वियोजन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल ये होते हैं डेफिनेशन, ऐसे अम्ल जो पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं। प्रबल अम्ल जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। इसके एग्जांपल हो जाएंगे दुर्बल वाले के CH3COO, ये एसिटिक अम्ल होता है। इसका नाम क्या होता है सर, ये होता है आपका एसिटिक एसिड। और एग्जांपल ले सकते हैं फॉर्मिक एसिड, HCOOH।
ये सब आपके कैसे हैं, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके यही आते हैं जो यूज किए जाते हैं, क्योंकि आसानी से क्रिया दे देते हैं। HCl हो गया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हो गया आपका, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम बात कर ली थी, अब बारी आती है आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अम्लों के उपयोग। हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, अम्लों के उपयोग, यानी कि यूजेस ऑफ एसिड्स, यानी एसिड्स के क्या यूज है हमारी रियल लाइफ में, डेली लाइफ में। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अच्छा यूज नहीं पढ़ेंगे अभी, पहले हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अम्लों के रासायनिक गुण, यूजेस हम बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने फिजिकल पढ़ी थी, आज पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की हम डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शंस आती हैं। सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अलग अलग केमिकल से एसिड की रिएक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए पहला आ चुका है हमारा धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो एक चीज समझ लीजिए, अम्ल जो है किसी के भी साथ रिएक्शन करेगा तो जो है मोस्टली क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, यानी कि लवण। तो चलिए देखते हैं, अम्ल सक्रिय धातुओं, यानी किससे क्रिया करा रहा है, धातु। फिर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वे अम्ल धातुओं से क्रिया करके, अम्ल है और धातु से क्रिया करा रहे हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाने। चलिए देखते हैं रिएक्शन। सूत्र ये हो जाएगा आपका, धातु प्लस अम्ल रिएक्शन करेंगे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन ऐड करनी है। इसके बाद अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये इसी थ्योरी को दिखाया गया कि धातु अम्ल से क्रिया करेंगे, लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिख दोगे, अच्छी बात है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, केमिकल रिएक्शन मिस नहीं करना आप, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए हमने धातु ले लिया। अब धातुएं क्या क्या होती हैं सर धातुएं तो बहुत होती हैं, लेकिन हमें रिएक्टिव लेनी है मेटल, सक्रिय धातु, क्योंकि उनसे रिजल्ट मिलेगा आपको। सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब के सब क्या है, ये मेटल्स होती हैं। बहुत सारी मेटल्स होती हैं, पीरियोडिक टेबल के जो डी ब्लॉक होता है उसमें सभी की सभी मेटल्स शामिल होती हैं। चलिए देखिए इधर, ये आपकी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज से लेकर ये सारी की सारी ये जो एरिया है आपका, ये सब का सब जो है क्या है, मेटल का है सर, ठीक है। चलिए हमने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, ये एक्टिव धातु है जो रिएक्शन देती है आपको आसानी से। तो देखिए हमने एक धातु ले ली है जिंक, कोई भी धातु ले सकते हैं आप, कोई भी धातु ले सकते हैं। तो जिंक धातु लिए, ये सॉलिड स्टेट में होगी, जाहिर सी बात है, मेटल है तो सॉलिड होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया यानी ये एक्वस फॉर्म में होगा, और जिंक डाइक्लोराइड लिया नहीं है तो बनेगा। देखिए हम यहाँ को देख लेते हैं। अब मान लो हमने कोई सी भी धातु ले ली, हमने ले लिया जिंक, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमें करानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अम्ल ले लेंगे कोई सी भी धातु ले सकते हैं और कोई सा भी अम्ल, लेकिन धातु वही लेना जो रिएक्टिव हो। ऐसा नहीं है कोई धातु ले लिया आपने, आइडिया से जो याद आया, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, कॉपर, और आप HCl से क्रिया करा रहे हैं तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, इसका जवाब भी आपको कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय में मिल जाएगा, परेशान ना हो। चलिए जिंक प्लस HCl से हम रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए जो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो पॉजिटिव नेचर की होती हैं, और ये आपका एक यौगिक है, कंपाउंड है, तो इसमें एक नेगेटिव नेचर का होगा, एक पॉजिटिव आयनिक यौगिक है। तो जो पॉजिटिव चीजें होती हैं वो नेगेटिव से जुड़ती हैं, तो यानी जिंक क्लोराइड बनेगा। अब बात आती है जिंक पर सर कितने आयन होते हैं, तो सर होते हैं जिंक पे 2 आयन, तो एक क्लोरीन भी 2 पकड़ेगा, क्लोरीन भी कितनी पकड़ेगा सर, ये 2 पकड़ेगा, ठीक है। तो 2 क्लोरीन के लिए आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे HCl के, और फिर आपकी जो है एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का रिमूव हो जाएगा। तो देखिए बस ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, बाकी थ्योरी तक खुद लिख देंगे। पहले लिखेंगे धातुएं, इसे धातु मानो क्योंकि कोई भी ले सकते हैं। धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये क्या सर, लवण है। लवण की क्या पहचान है सर, लवण में जनरली क्या होता है, एक धातु होती है और एक अधातु, जैसे नमक, सोल्ट, इसमें एक धातु है एक अधातु है। तो ये आ गया जिंक, आपका हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में। ये आ गया आपका अम्ल, इसे यहाँ अम्ल ही कहो, ठीक है, बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये आपका बन गया लवण,
सॉल्ट, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्ट। ठीक है, फिल सॉल्ट नाम आ रहा होगा ध्यान में। हाइड्रोजन गैस, इसका नाम लिख देंगे हाइड्रोजन। तो इस तरीके से रिएक्शन लिख देंगे। तो पेज पे वापस आ जाते हैं हम। ये थ्योरी लिख देनी है हम लोग, सक्रिय धातु से क्रिया करके अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। याद करने की जितना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर ये रिएक्शन चिपका देनी है, इतना करना। बस एक आध रिएक्शन और चिपकाना चाह रहे हो तो और चिपका दो नीचे को। ये थ्योरी भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थ्योरी भी सर लिखने की, ये भी मत लिखना और ये भी मत लिखना। क्या करना है सर, ये थ्योरी लिखनी है आपको और ये रिएक्शन लिख दी है एग्जाम्पल डाल के। और जितने चाहो आगे को बढ़ा सकते हैं, एक कम से कम एक तो देंगे, बाकी दो भी दे सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। इस बार मैंने मेटल ले ली NaCl, सॉरी सोडियम, ठीक है, और एसिड ले लिया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए रिएक्शन कराते हैं। अब आपको सर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सोडियम पे एक प्लस होता है और देखिए सल्फेट, ये पूरा एक ग्रुप होता है निगेटिव चार्ज का। इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन है तो इस पे दो प्लस हो गए और पूरे सल्फेट पे होते हैं दो निगेटिव। जब इस पे दो प्लस है तो उधर दो निगेटिव होंगे। अब सोडियम जो है वो सल्फेट पकड़ना चाहेगा तो सोडियम सल्फेट बनाएगा। तो सल्फेट की अगर हम बात करें तो इसकी गुंजाइश है दो एटम पकड़ने की, यानी दो बॉन्ड बनाएगा। तो सोडियम बनाता है एक, तो दो बॉन्ड घेरने के लिए सोडियम लेने पड़ेंगे हमें दो। तो ये आ गया आपका सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। कभी कभी स्टूडेंट क्या कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, लो ये बन गया सोडियम सल्फेट। लेकिन बैलेंसिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बैलेंसी आपको, परेशान ना हो। जब समझ में नहीं आए बिल्कुल तो एक बार बता देना, हम क्लास अलग से आयन की ले लें। अब क्या बचा सर, इधर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, खत्म बात। वही रिएक्शन है आपका, सोल्ट बना, आपका लवण बना, यानी कि और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो ये हो गया हमारा पहला रासायनिक गुण, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। एसिड क्या करेगा, आपका मेटल के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बनाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी हमने उठा ली है, अब है धातु कार्बोनेटो और बाइकार्बोनेटो के साथ अभिक्रिया। पहले हमने सिर्फ धातु से कराई थी, अब धातु कार्बोनेट लेंगे। धातु कार्बोनेट का मतलब क्या होता है सर, ये है आपका जिंक, धातु है ये, इसमें कार्बोनेट ग्रुप लग गया। कार्बोनेट ग्रुप होता है CO3, जैसे सल्फेट ग्रुप होता है आपका SO4, वैसे कार्बोनेट ग्रुप क्या होता है सर आपका CO3। तो ये आपका धातु कार्बोनेट बन गया सर। क्या बन गया सर जी, ये आपका धातु कार्बोनेट। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है जब धातु कार्बोनेटों से, क्या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, क्या होता है जब अम्ल धातु कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जवाब यही है कि इसमें भी लवण जरूर बनेगा, यहाँ लवण तो बन ही रहे हैं आपके। तो अम्ल धातु कार्बोनेटों या धातु बाइकार्बोनेटों के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी CO2, लवण और पानी बनाते हैं। यानी तीन चीजें बनेंगी, लवण के अलावा CO2 और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये सामान्य सूत्र है, नहीं भी लिखोगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल आ जाइए, एग्जाम्पल में डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस पे आ जाएंगे। केमिकल रिएक्शन ये आ गई आपको, ये डेफिनेशन है, सिंपल है, डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन पे वापस जा रहे हैं। चलिए देखिए, ये एग्जाम्पल लिया गया है, मैं यहाँ को समझा देता हूँ। एक धातु कार्बोनेट लिया गया है Na2SO4CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम हो जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नाम जो है कोशिश करें इसी रेंज में आए, जैसे ये मेरा अंदर को चला गया तो आप दो नाम है तो नीचे को लिख दो। फिर ये आ गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसे देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। धातुएं जो है ये पॉजिटिव नेचर रखेगा, दो हैं तो दो पॉजिटिव हो जाएंगे। और इस पे दो निगेटिव हो जाएंगे। इस पे एक पॉजिटिव होता है और इस पे एक निगेटिव होता है। तो आपको पता सोडियम जो है किसके साथ मैच करेगी, Cl के, NaCl बन जाएगा, लवण बन जाएगा। ये तो वो लवण है जो आप रोज खाते हैं, नमक, NaCl। बट यहाँ पर जो है दो सोडियम है तो भाई दो मॉलिक्यूल बनने चाहिए, और दो मॉलिक्यूल बनने के लिए दो Cl चाहिए, तो यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बचा है आपके पास, देखिए CO3, क्या बचा है यहां से आपका CO3, और यहां से बचा है आपका 2H। भाई 2 ऑक्सीजन क्या, 2 हाइड्रोजन क्या कहेंगे, भाई 1 ऑक्सीजन मुझे दे दो, तो ये वाटर बनाने की कोशिश करेंगे, H2O बन जाएगा, और यहाँ बचेगा CO2, क्योंकि एक O जा चुका है यहाँ से। तो इस तरीके से रिएक्शंस हो जाती हैं आपकी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसान होती रहेंगी आपकी, परेशान ना हो आप ज़्यादा। चलिए रिएक्शन हो गई आपकी, नाम जरूर लिखने की आदत डालें, क्योंकि स्टूडेंट नाम नहीं लिखते इनके नीचे। ये हो गई आपकी दूसरी रिएक्शंस, यानी कि अगर कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, एक्स्ट्रा बात ये है, लवण के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आगे तीसरा आपका, इसमें हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे सर, बेस के साथ, क्षार के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी उधर भी आएगी क्षार वाले टॉपिक में। देखिए इसमें थ्योरी क्या है, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, क्षार से, तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। यहां पर भी लवण बनेगा, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। देखो कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारे पेट में खराबी हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, अम्लता हो जाती है हमारे पेट में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसिडिटी, क्योंकि अम्ल को एसिड कहते हैं, अम्लता को कहते हैं एसिडिटी, हम गाँव में एसिडिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमारे पेट में एसिडिटी हो गई, यानी एसिड बन गया, तो उसको प्रभाव को हम नष्ट करने के लिए कोई ऐसी दवाई खाएंगे, ऐसी चीज खाएंगे जो नेचर में बेसिक हो, यानी क्षारीय प्रकृति की हो। जैसे हम इनू लेते हैं, तो इनू में यही सॉल्ट होते हैं, इसमें लवण होते हैं क्षारीय वाले, कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के केमिकल मिले हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा चूना जो होता है वो भी क्षारीय होता है, तो आपने देखा होगा अगर आपको किसी तितैया ने काटा तो उसमें एसिड चला गया आपकी बॉडी में, इंजेक्ट हो गया एसिड। अब एसिड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कोई क्षारीय चीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, चूना, तो चूना भी क्षारीय होता है, इसलिए वो उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर देता। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण बनाते हैं तथा जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस नाम से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपसे, क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रलाइजेशन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सिंपल सा फंडा, अम्ल क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं सर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, यानी लिक्विड में होगा। क्षार लिया गया, ये भी लिक्विड में होगा, एक्वस में, ये क्षार का एग्जाम्पल है NaOH। तो देखिए Cl और Na बना मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl, ठीक है। और OH और H मिलकर क्या बनाएंगे, HOH, यानी कि H2O, लिक्विड में होगा। ये गलत लिखा हुआ है, ये सॉलिड में बनेगा, NaCl जो है बीच में नीचे बैठने लगेगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। चलिए तो हो गई रिएक्शन। इसके अलावा हम और ले लेते हैं, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हमने इसकी जगह, रिएक्शन कम से कम 2 दे दें तो और अच्छा रहेगा। और बेस हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए रिएक्शन कराते हैं, हमें पता है ये यहाँ से चटकेगा और ये यहाँ से चटक जाएगा, इस पे 2 पॉजिटिव आएंगे, इस पे 2 निगेटिव आएंगे, इस पे 1 पॉजिटिव आएगा, इस पे 1 निगेटिव, पॉजिटिव मिलेगा निगेटिव से H2O और OH, हमें दिख रहा है कि वाटर बनने के चांस यहाँ पर सेट हो गए। फिर K और SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा सर, पोटेशियम सल्फेट। तो ये हो गया पोटेशियम सल्फेट का सूत्र। लेकिन सल्फेट की संयुक्ता 2 होती है और पोटेशियम की 1, ऐसे समझ सकते हैं सल्फेट के 2 हाथ होते हैं, पोटेशियम के 1, तो 1 सल्फेट जो है 2 पोटेशियम को पकड़ेगा, ठीक है। ये हो गई रिएक्शन, इनके यहाँ को नाम लिख देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट और जल। तो ये हमारा होगी तीसरी रिएक्शन। एक रासायनिक गुण और रह गया है आपका, इसको आप जो है बड़े आकर के नोट्स बना लें इसके। देखिए ले पूरा पेज दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में PDF भी मिल जाएगी चैप्टर की, आपको परेशान ना हो। अच्छा हो गए क्षार के साथ विक्रिया, ठीक है हो गए। अब रह गए इसके उपयोग, तो तेजी के साथ इनके उपयोग और देख लेते हैं, उसके बाद हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्षार के बारे में जानेंगे। तो घरेलू और खाद्य पदार्थों में उपयोग देख लीजिए।
एसिटिक अम्ल का उपयोग क्या होता है? भोजन में खट्टापन लाने और अचार जैसी चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी एक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है सर? जो चीजों को खराब होने से बचाती है। तो खाने की चीजों में ऐसी चीजें जरूर मिलाते हैं केमिकल्स जो खाने को सड़ने से बचाते हैं। साइट्रिक अम्ल नींबू वगैरह में प्रयोग आता है, कुछ दवाइयों में भी हम इसका कोल्ड ड्रिंक में भी इस्तेमाल होते हैं। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकिंग पाउडर हमारे घर में इस्तेमाल किया जाता है और इस चैप्टर में टॉपिक भी है ये पूरा, खाने का सोडा। कार्बोनिक अम्ल होते हैं, वो सोडा वाटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, कोका कोला अन्य कोल्ड ड्रिंक्स में। झाग और बुलबुले पैदा करते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए घरेलू खाने पीने की चीजों में प्रयोग होने वाले। कुछ इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है, फैक्ट्रियों वगैरह में। सल्फ्यूरिक एसिड इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कार की बैटरी और डिटर्जेंट, उर्वरक और रंगों के निर्माण में, यानी डाइस भी बनाई जाती है इनसे। बैटरी का याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी, मुख्य उपयोग क्या है? बैटरी। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है सर? ये एग्जाम्पल भी हो गए, उपयोग भी हो गए। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने में, जैसे टीएनटी विस्फोटक पदार्थ, ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है टीएनटी। आप इसके कमेंट में फुल फॉर्म बताना जब भी क्लास देखें आप, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। उर्वरक याद रखेंगे, इसमें क्या याद रखेंगे? उर्वरक बनाने में और विस्फोटक पदार्थ बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए उपयोग तो एक तरीके से पीछे भी आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर्सनल आ गया। HCl क्या है भाई? ये धातुओं से जंग साफ करने में प्रयोग की जाती है, घरेलू टॉयलेट में ये इसका मिक्स यूज होता है, ये बहुत तेज होता है। ये चमड़े को साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फॉस्फोरिक अम्ल रासायनिक खाद और कृषि उर्वरक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे इंडस्ट्री में यूजेस और वो थे हमारे हाउस होल्ड यूजेस, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने एसिड वाले टॉपिक को पूरी तरीके से कवर कर लिया 10th क्लास के लिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा। एक बार आप ढंग से क्लास को देख लेना, ठीक है। और नोट्स अपने आप बढ़िया करके बनाते रहें, आप जुड़े रहें एचपी टीचिंग ट्रैक के साथ और आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग क्लासेस मिलती रहेंगी आपको। बेस्ट ऑफ लक।